कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सुरजेवाला जी 2019 के अंदर चुनाव हारे और उपचुनाव जो है वो भी बुरी तरीके से हारे। जमानत जो है वो जब्त होते होते उनकी बची। हरियाणा में जब किसी तरह का कोई जनाधार नहीं रहा तो दूसरे प्रदेश में भाग गए। हरियाणा की राजनीति में मुझे तो लगता है कि उनको बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। जब वो यहाँ से सांसद ही नहीं है तो उनका क्या औचित्य बनता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखेंगे। मैं आग्रह करूंगा सुनीता जी को कि वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी मीडिया के बंधुओं को नमस्कार। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के ऊपर जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के दिवालियेपन की निशानी है कि जब कांग्रेस पार्टी इस हालात में पहुंच चुकी है कि लगातार तीसरी बार, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें और चाहे हम हरियाणा विधानसभा की बात करें, तीसरी बार उन्होंने हार का मुंह देखा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार तीसरी बार केंद्र में भी बनी है और हरियाणा में भी बनी है। तो ऐसे उसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में लोकमत का सबसे ज़्यादा महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 2014 में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, वहां से चुनाव जीते। 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव जीते। और उसके बाद करनाल से चुनाव लड़े, करनाल से चुनाव जीते। लाडवा से चुनाव लड़े और लाडवा से चुनाव जीते। और जबकि हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सुरजेवाला जी 2019 के अंदर चुनाव हारे और उपचुनाव जो है वो भी बुरी तरीके से हारे। जमानत जो है वो जब्त होते होते उनकी बची। हरियाणा में जब किसी तरह का कोई जनाधार नहीं रहा तो दूसरे प्रदेश में भाग गए। अपने बड़े नेताओं का आश्रय लेकर वहां से राज्यसभा के सांसद बने। क्या उनको इस तरह की टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर करना शोभा देता है? जहां तक बात है जाति विशेष की, आप ये देखिए कि कांग्रेस ने सदा जात पात की राजनीति की, इसीलिए उनको वही बार बार जो है उसी को जात पात को बीच में लेकर आना ही शोभा देता है उनको। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब इसी तरह से प्रेस वार्ता करते हुए किसी ने बीच में कोई बात कही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उस बात को दोहराया था, लेकिन उसको बीच में लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में दलित समाज के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सबको मालूम है। चाहे हम गोहाना कांड की बात करें, मिर्चपुर कांड की बात करें, कोई भूला नहीं उन बातों को। और हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरह का बर्ताव कांग्रेस पार्टी के समय में होता था उसको भी समाज भूला नहीं है आज तक। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास हो रहा है और चारों तरफ लोगों के मन में एक हर्षोल्लास का जो वातावरण है, कांग्रेस पार्टी उससे बौखला गई है। इसलिए जो एक्सीडेंटल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शब्द इस्तेमाल किए, ये एक्सीडेंटल शब्द जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रचलित हैं। चाहे हम एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे हम एक्सीडेंटल सांसद की बात करें, किसी दूसरे राज्य में जाकर वहाँ से सांसद बन जाना। और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में मुझे तो लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। जब वो यहाँ से सांसद ही नहीं है तो उनका क्या औचित्य बनता है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर सरकार
बहुत तेज गति से विकास कर रही है। जहां तक बात है, हमारी सरकार ने जो वादा किया था, 24 के 24 जो फसलें हैं उनको हम एमएसपी पे ले रहे हैं और आज तक की तारीख में 48 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसकी प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और 43.5 लाख मीट्रिक टन जो है उसका उठान भी हो चुका है। तो इतनी तेज गति के साथ जो काम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इसलिए इस तरह की ऊटपटांग टिप्पणियां जो हैं उनके मुख से हमें सुनाई देती हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप सत्ता पक्ष के समय तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों का विकास नहीं कर सके, कम से कम विपक्ष की भूमिका तो अच्छे तरीके से निभाइए। बस इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। देखिए मैंने जी नहीं, देखिए एक समाज है, उस समाज को उस नाम से बोला जाता है और उसमें अगर आप में से कोई ऐसी किसी ने कोई बात अगर कह दी कि जी वो तो सरकारी जो बताया उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए भी सरकारी डूम की तरह काम कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रश्नवाचक जो है क्वेश्चन के रूप में उनसे पूछा कि क्या क्या कह रहे हैं आप कि सरकारी डूम के रूप में। उन्होंने सिर्फ रिपीट किया उस बात को और उस बात को तोड़ मरोड़ करके मीडिया के सामने प्रस्तुत करना, मुझे लगता है कि इन सब बातों से एक ये जो टीआरपी लेने की कोशिश की जा रही है, जनता सब समझती है और लोकतंत्र है ये। जिस तरह से लोगों ने एक जबरदस्त तरीके के साथ जो मैंडेट दिया है, एक बहुमत के साथ जो हमारी सरकार आई है, उससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ जो है वो कांग्रेस पार्टी को हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने गाली दी, तो वो क्या डूम जब को गाली मानते हैं? ये भी बहुत ही जो है सोचने समझने वाली बात है कि अगर किसी जाति को वो गाली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी भावनाएं कैसी हैं, उनका मानस कैसा है। ये डूम जो है ये एक हमारी जाति है, ये डीएससी समाज के अंदर आती है। और आप ये देखिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से कैबिनेट के अंदर जो डीएससी समाज के लिए काम किया है, उसी के अंदर ही एक समाज है ये। क्या उस शब्द को बोलना गाली है? ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आप इस जाति विशेष को गाली के रूप में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सचमुच जो है कांग्रेस पार्टी आज दिवालिया हो चुकी है, इसलिए वो इस तरह की बातों को लेकर आ रही है। नहीं तो जिस तरह से जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और जो डीएससी समाज का मैंने आपको बताया कि उनके उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो काम वर्गीकरण का हमारी सरकार ने किया है, आज तक कांग्रेस पार्टी ने तो बल्कि मैं कहूंगी कि उनका सिवाय शोषण करने के और कोई काम नहीं किया। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि एक्सीडेंटल जो शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल थे। प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा था और बन कौन गया, और उसी तरीके से ये खुद एक्सीडेंटल सांसद हैं कि यहाँ से बनना चाह रहे थे लेकिन यहाँ से नहीं बन पाए और उसके बाद किसी दूसरे राज्य से जाकर सांसद बने। तो मुझे लगता है कि ये शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सूट करता है और उनको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो, मैंने जैसे आपको बताया कि 3-3 जगह से विधायक, हर जगह से विधायक चुनकर उसके बाद विधायक दल ने उनको अपना नेता माना और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री बने। देखिए ऐसा है कि सुरजेवाला को आप साथियों के मार्फत एक सलाह दूंगा कि आसमान की तरफ देख के थूकना छोड़ो। वो हर बार प्रयास करते हैं, नतीजा वो होता है कि थूक उनके मुंह पे आता। जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिसका आपने जिक्र किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में तो किताब लिखी गई और उसमें शब्द का प्रयोग करने वाला उनका साथ काम कर चुका था, क्योंकि उसको वास्तुस्थिति पता था। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, आप सबने देखा जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, पूरा बहुमत दिया, विधायकों ने उनको अपने विधायक दल का नेता चुना। अगर रणदीप सुरजेवाला को जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति एक्सीडेंटल सीएम लगता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि रणदीप सुरजेवाला का मानसिक दिवालियापन पराकाष्ठा में पहुंच गया। ठीक है। अब रणदीप सुरजेवाला
जब किसान की बात करते हैं तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से ही किसान की 14 फसलों पे एमएसपी मिलना शुरू हुआ था। नंबर 1, नायब जी ने आके 24 फसलों पे एमएसपी का लाभ देना शुरू किया। नंबर 2, आज किसान की फसल का एक एक दाना हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीदती है, हमारे सामने प्रत्यक्ष है। आज हरियाणा प्रदेश के किसान को सशक्त और मजबूत करने के लिए, उसकी खेती को जोखिम फ्री करने के लिए हरियाणा में लगभग 50 योजनाएं किसान हित में चल रही हैं, जिनका लाभ हमारे किसान भाइयों को प्राप्त हो रहा है। और किसान भाइयों ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत देकर ये साबित किया है कि हरियाणा का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो एक बार रणदीप सुरजेवाला को विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि उल जलूल वक्तव्य देने से पहले अगर एक जांच करवा लें तो ज्यादा बेहतर हो। धन्यवाद। और उनके खुद के लोग भी किसान बनकर जिस तरह से किसानों के अंदर गए हैं, वो भी मुझे लगता है कि आप सब लोगों को मालूम ही है, और सब कुछ जो है वो अब सभी उस सब चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है। अब सबको पता लग गया है कि असली किसान भाई हमारे जो हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, और उनकी जो फसलें हैं उसको किस तरह से 24 की वो जो है एमएसपी हमारी सरकार दे रही है। और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि अब तक 48 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान अभी तक आ चुका है, और उसमें से भी 43.5 लाख मीट्रिक टन जो उसका उठान हो चुका है। तो इतनी तीव्र गति के साथ जो काम हो रहा है, मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी बौखला गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए चाय जलपान की व्यवस्था है, कृपया जलपान लीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।